नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, वड़क्कम। मैं सुधांशु पांडे आप सभी का मैथ्स विद सुट में फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में ग्रेड 10 का पार्ट 1 ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ाने जा रहा हूं मैं। रिवीजन हमारा स्टार्ट हो चुका है 10th का और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं बहुत प्यारी सी शमा। तो शमा के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास का ग्रेड 10 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, और अब हम कोशिश करेंगे उस हिसाब से चलेंगे जिस हिसाब से सवाल एग्जाम में आते हैं और लर्निंग कम करेंगे, प्रैक्टिस थोड़ी सी ज़्यादा करना शुरू करेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल्स होता क्या है बच्चों? सबसे पहले पॉलिनोमियल्स की ही बात कर लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक हम देख लेते हैं। पॉलिनोमियल्स क्या होता है बेटा? तो शमा, आपने अपने मन में कोई भी एक नंबर सोचा और उस नंबर की मुझे वैल्यू पता नहीं है, तो मैं उस नंबर की जगह पे क्या लिख दूंगा बेटा? x। ठीक है, आपने अपने मन में कोई भी एक नंबर सोचा, मुझे उस नंबर की वैल्यू पता नहीं है, तो मैंने उस नंबर की जगह पे क्या लिख दिया? x। इसी x को मैंने कुछ लिखकर एक्सप्रेस कर दिया, तो मैंने इसी चीज को बोला एक्सप्रेशन। क्या बोला बेटा मैंने? एक्सप्रेशन। साथ साथ लिखते जाना। मैंने x लिख के कुछ एक्सप्रेस कर दिया तो मैंने लिखा एक्सप्रेशन। लेकिन जब मैंने एक्सप्रेशन लिखा तो मैंने किसी चीज का इस्तेमाल किया और उस चीज का नाम था वेरिएबल। क्या था उस चीज का नाम? वेरिएबल। फिर मैंने आपसे बोला कि बेटा जो आपने सोचा था उसको 3 बार जोड़ दो। कितनी बार जोड़ दो? 3 बार जोड़ दो। तो आपने बोला कि सर 3 बार जोड़ने का मतलब तो ये होता है, आपने सिखाया था कि किसी नंबर को सक्सेसिव एडिशन करूंगी मैं, तो असल में तो मैं मल्टीप्लिकेशन ही कर रही हूँ। हाँ। तो जब मैंने 3 बार x को जोड़ा तो असल में वो 3x के बराबर हो गया। तो जो ये 3 निकल के आया बेटा, इसी को हमने बोला कोफिशिएंट। क्या बोला हमने? कोफिशिएंट। फिर मैंने बोला कि बेटा जो भी रिजल्ट आया 3 बार जोड़ने के बाद, जो भी रिजल्ट आया उसमें आप कोई एक फिक्स नंबर ऐड कर दो। ठीक है, कोई भी एक फिक्स नंबर ऐड कर दो। तो आपने बोला सर मान लो मैंने 2 ऐड कर दिया, तो जैसे ही आपने 2 ऐड कर दिया इसको बोला गया बेटा कांस्टेंट। क्या बोला गया? कांस्टेंट। तो 4 चीजें हमें समझ में आ गई। सबसे पहले हमें समझ में आया कि एक्सप्रेशन क्या होता है, फिर हमने समझ में आया कि वेरिएबल क्या होता है, फिर हमें समझ में आया कि कोफिशिएंट क्या होता है, और उसके बाद कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, फिर बेटा इस पूरी की पूरी चीज को, ये पूरी की पूरी चीज अलग अलग x की वैल्यू पे अलग अलग आएगी। हाँ। अगर मैं x को 0 रखूंगा तो अलग आएगी, 1 रखूंगा तो अलग आएगी। तो जो वैल्यू निकल के आती है बेटा, उस वैल्यू को हम बोलते हैं y, या फिर उसी का दूसरा नाम होता है वैल्यू, या उसी का तीसरा नाम होता है p ऑफ x। ये 3 बातें समझो। ठीक है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सवाल पूछूंगा आप लोगों से कि मुझे बताओ, फाइंड p ऑफ 1। चलो शाबाश, देखते हैं कौन पहले बताता है। p ऑफ 1 का मतलब होता है बेटा जहां जहां x है वहां वहां 1 रख दो और बताओ वैल्यू क्या है। 5। तो p ऑफ 1 आपने बोला 5। ठीक है, मैंने पूछा बच्चों p ऑफ 2 बताओ कितना आएगा? 8। तो हम बोलेंगे बेटा, हम बोलेंगे कि जब x हमारा 1 था तो y की वैल्यू 5 थी, और जब x 2 था तो y की वैल्यू 8 थी। जब x 1 था तो y की वैल्यू 5 थी, जब x 2 था तो y की वैल्यू 8 थी। p1 या px या फिर y या वैल्यू, सबके सब एक ही बात होती है। आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है, अब फिर मैंने आपसे बोला तो वैल्यू आपको समझ में आई गई। अब मैंने बोला कि y बेटा 0 कब होगा? आपको वो वैल्यू बतानी है जिसपे ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। बताओ। 0 पे बेटा 0 पे 3 इंटू 0, आप कह रहे हो 0 पे,
अच्छा P ऑफ 0 क्या हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। अच्छा P की तो किस वैल्यू पे 0 आएगा? बताओ, आ रहा है मेरा सवाल समझ में आया? Yes, sir. बताओ। नहीं पता चल रहा कैसे करना? ओ एक्स बाय माइनस एक्स इज इक्वल टू -2/3। बहुत बढ़िया। कैसे किया? हमने लिखा बच्चों 3x + 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2/3, 2 उधर चला गया तो -2, 3 से डिवाइड कर दिया तो -2/3। समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, ध्यान से देखो बेटा। अब मैंने बोला कि 3x + 2 की वैल्यू 0 कब होगी, तो इस 3 को कैंसिल करने के लिए डिनोमिनेटर में 3 चाहिए, हाँ, इस 2 को कैंसिल करने के लिए न्यूमरेटर में -2 चाहिए, हाँ, तो आंसर क्या हो गया? 0 हो गया कि नहीं हो गया? तो जिस x पे इसकी वैल्यू 0 आई, जिस x पे इसकी वैल्यू 0 आई, उसी को हमने बोला 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बोल दिया? 0 ऑफ द एक्सप्रेशन, या जीरोस, एक सेकंड, जीरोस ऑफ द एक्सप्रेशन। क्या हो गया है? जीरोस ऑफ द एक्सप्रेशन। ठीक है, फिर से ध्यान से देखो बच्चों। हमने बोला एक्सप्रेशन, वेरिएबल, कोफिशिएंट, कांस्टेंट, वैल्यू। जिस वैल्यू पे x की जिस वैल्यू पे पूरा का पूरा y 0 हो जाता है उसको हम बोलते हैं जीरोस ऑफ द एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहां से एक चीज और निकल के आई बेटा, 6वें नंबर पे जीरोस निकल के आए। और जीरोस की खास बात बता देता हूं, जीरोस की खास बात बताने से पहले एक बात और बता देता हूं बच्चों। डिग्री क्या होती है? डिग्री पता है आप लोगों को? डिग्री ऑफ एन एक्सप्रेशन क्या होता है? highest power. हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं जो एक्सप्रेशन होते हैं, आपको एक्सप्रेशन जो होते हैं बेटा, इसके अंदर कुछ एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जिनको हम पॉलिनोमियल बोल देते हैं। सारे एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते, कुछ एक्सप्रेशन क्या हो जाते हैं? पॉलिनोमियल हो जाते हैं। तो वो कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो जाते हैं, वो कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होते हैं, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं बोलूंगा ऑल द एक्सप्रेशंस, ऑल, मेरे साथ साथ लिखते भी जाना बेटा, ऑल द एक्सप्रेशंस इन विच, all the expressions in which exponential power of each variable is a whole number. All the expressions in which exponential power of each variable is a whole number is known as polynomial. ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? पॉलिनोमियल। मेरा कहने का मतलब है कि मैं कोई भी एक्सप्रेशन लिख दूं, उसमें जितने भी वेरिएबल इन्वॉल्व हैं उन सब की जो एक्सपोनेंशियल पावर है वो एक होल नंबर होनी चाहिए, मतलब 0, 1, 2, 3, 4 ऐसा कोई भी नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब आप लोग 10th ग्रेड में आ गए हो तो एक चीज को समझ लो कि अगर मैंने √x लिखा है तो इसमें x का पावर क्या है? पावर है 1/2। जो स्क्वायर रूट है डिनोमिनेटर में चला जाता है। ठीक है, अगर मैंने आपको लिख दिया क्यूब रूट ऑफ x, इसको हम लिखते हैं x की पावर 1/3। ये पता है आप लोगों को? Yes, sir. नहीं पता है तो लिख लो। अगर हमने लिखा बेटा mth रूट ऑफ x की पावर n, तो ये हो जाता है x की पावर n/m। क्योंकि डिनोमिनेटर में m छुपा हुआ है तो ये कभी भी पॉलिनोमियल नहीं बनेगा अगर वो उसका फैक्टर नहीं है। अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का फैक्टर नहीं है तो वो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। तो ऐसे नंबर पॉलिनोमियल नहीं होते हैं जिनमें √x होगा, क्यूब रूट x होगा, x की पावर 2/5 होगा, ऐसा कोई भी नंबर होगा। पावर में होल नंबर होना चाहिए, या तो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसा कोई भी नंबर।
सभी एक की भी निकल आई गलत तो नहीं है वो पॉलिनोमियल। समझ में आ गया कि नहीं? फिर बेटा अगर मैंने लिख दिया 1/x, तो 1/x में दिख रहा है, x की पावर में 1 दिख रहा है, पर पावर हमेशा न्यूमरेटर से देखी जाती है। तो अगर इसी x को न्यूमरेटर में डाल दूंगा तो मैं लिखूंगा x की पावर -1। यहाँ भी नेगेटिव आ गया तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर डिनोमिनेटर में भी x आ गया है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। आ रही बात समझ में? यस सर। पॉलिनोमियल पहचानना सीखना है पहले। इसके बाद बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर मैं कोई एक नंबर लिख दूं, मैंने लिख दिया 2, मैंने लिख दिया 3, मैंने लिख दिया 4, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल पॉलिनोमियल है। आप बोलोगे सर इसमें वेरिएबल की पावर तो होल नंबर दिख ही नहीं रहा है, इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं। मैं बोलता हूँ बेटा हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाँ है ना? हम किसी भी नंबर को 1 की जगह पे x की पावर 0 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो इसमें जितने भी ये नंबर्स हैं इन सबको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है बच्चों? इसकी डिग्री होती है 0। आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेगा, ट्रू फॉल्स में पूछ लेगा, द डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। आप लोग कंफ्यूज खा जाओगे कि नहीं ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं होता। तो 0 ही होती है। क्यों? क्योंकि हर एक नंबर की पावर 0 होती है, लेकिन इसमें एक नंबर इंक्लूड नहीं होता। वो कौन सा नंबर है? 0। क्यों? क्योंकि 0 को आप ऐसे नहीं लिख सकते 0x की पावर 0। 0 को सिर्फ 0x की पावर 0 नहीं लिख सकते, 0x की पावर 1 भी लिख सकते हैं। तो इसकी डिग्री तो फिक्स है ही नहीं, इसकी डिग्री तो फिक्स है ही नहीं। तो हम बोलेंगे 0 इज कॉल्ड 0 polynomial and its degree is not defined। कोई आपसे पूछ ले डिग्री ऑफ द 0 पॉलिनोमियल या डिग्री ऑफ 0, तो वो क्या है? डिफाइंड ही नहीं है, वो डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है डिफाइंड? सर इसलिए डिफाइंड नहीं है क्योंकि उसकी डिग्री फिक्स नहीं कर सकते हम। यस सर। यहाँ तक क्लियर हो गया? फिर से बता देता हूँ आपको। मैंने आपको 6 टर्म्स बताए। कौन कौन से बताए? मैंने सबसे पहले बताया अपने मन में एक नंबर सोचो, आपने बोला सर वो एक्सप्रेशन होता है। फिर मैंने बोला कि उसको हम वेरिएबल की शक्ल दे देते हैं क्योंकि नंबर की वैल्यू फिक्स नहीं है, और जब हम उसको उतनी ही बार ऐड करते हैं तो एक कोफिशिएंट मिल जाता है। कोफिशिएंट वो न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि वेरिएबल के साथ जुड़ी होती है, और अगर हम उसमें कोई नंबर जोड़ देते हैं तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। फिर मैंने बोला कि अलग अलग एक्स पे अलग अलग वैल्यू आती है, तो हम उसको बोलेंगे y से डिनोट करेंगे, p ऑफ x से या वैल्यू से। फिर मैंने आपको बताया जीरोस होता है। फिर मैंने आपको बताया डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, फिर यहीं से वर्ड आ गया पॉलिनोमियल आ गया आपका। तो अगर हम पॉलिनोमियल की बात करें बच्चों, अगर हम पॉलिनोमियल की ही बात करें तो पॉलिनोमियल की बात करने से पहले एक और चीज बता देता हूं आपको। 8वें नंबर पे लिख दो बेटा टर्म्स। 8वें नंबर पे लिख दो टर्म्स। टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स अपने आप में छोटे छोटे एक्सप्रेशंस हैं। टर्म्स अपने आप में छोटे छोटे एक्सप्रेशंस हैं जिसको जोड़ जोड़ के एक बड़ा एक्सप्रेशन बनता है। टर्म्स अपने अपने छोटे छोटे एक्सप्रेशन, जैसे इसमें 2 एक्सप्रेशन है, एक है 3x और एक है 2। जब 3x और 2 को जोड़ा गया तो एक और एक्सप्रेशन बन गया, बड़ा एक्सप्रेशन बन गया। समझ में आ रहा है? तो छोटे छोटे इंडिविजुअल टर्म्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं? टर्म्स बनाते हैं। तो जब हम टर्म्स की बात करते हैं तो बेटा हम अनलाइक टर्म्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अनलाइक टर्म्स। क्यों अनलाइक टर्म्स की बात करते हैं? क्योंकि लाइक टर्म्स जैसा, तो लाइक टर्म्स का मतलब क्या होता है बेटा? मैंने आपसे बोला 2x + y, इसमें कितने टर्म्स हैं? आप बोलोगे सर 2। कौन कौन से? एक तो हो गया 2x और एक हो गया y। आपने बोला कि सर 3x² + 3x + 4 में कितने टर्म है? बताओ। मैंने बोला कि बेटा 3 टर्म है। कितने हैं? 3। कौन कौन से? 3x², 3x एंड 4।
अब मैं जो सवाल पूछने जा रहा हूं उसका जवाब देगी शमा। शमा बेटा आपने बताना है कि 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 7 में कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स है सर। 3 टर्म्स से बिल्कुल सही जवाब दिया है, क्योंकि 2x स्क्वायर और 4x और 2x मिलके क्या बन जाएंगे? 6x। तो 6x में कितने टर्म हुए? ये कितने टर्म हुए? 3 ही टर्म हुए। तो हम जब भी टर्म्स की बात करते हैं हम अनलाइक टर्म्स की बात करते हैं, तो इसमें अनलाइक टर्म्स कितने हैं? 3 हैं। समझ में आ रहा है? टर्म्स लिखते समय माइनस का भी मतलब साइन के साथ लिखते हैं, अगर नेगेटिव में है तो टर्म्स में नेगेटिव साइन भी डाला जाएगा। ठीक है, तो टर्म्स आपको समझ में आ गया? टर्म्स आ गया समझ में? अब पॉलिनोमियल्स की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो पॉलिनोमियल्स का बंटवारा कर देंगे हम लोग 2 आधार पे। फटाफट से चार्ट बना लो। पॉलिनोमियल्स का बंटवारा कर देंगे दोस्तों 2 आधार पे, एक करेंगे टर्म्स के आधार पे और एक करेंगे हम लोग डिग्री के आधार पे। किसके आधार पे? टर्म्स के आधार पे और डिग्री के आधार पे। तो बेटा टर्म्स के आधार पे देखो, अगर आपके पास एक ही टर्म होता है, सिंगल टर्म है, तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? मोनोमियल। क्या बोलेंगे? मोनोमियल। कोई भी एक मोनोमियल बताओ जिसकी डिग्री 100 हो। चलो बताओ। x 100 x to the power 100। चलो तुम बताओ श्याम भाई, कोई एक ऐसा मोनोमियल बताओ जिसकी डिग्री 100 हो। 2 की पावर 100। 2 की पावर 100 की बेटा डिग्री क्या होगी? वो एक कांस्टेंट है, मैंने क्या बोला था? कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होती है। फिर तो y पावर 100। हाँ, y की पावर 100 या फिर हम 2y की पावर 100 भी बोल सकते हैं, या हम -z की पावर 100 भी बोल सकते हैं। यहाँ पे डिग्री का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे डिग्री का कोई लेना देना नहीं है। आ रही बात समझ में? तो इसको हमने क्या बोला? मोनोमियल बोला। इसके बाद आ जाते हैं डिग्री के आधार पे। तो अगर हमारे पास डिग्री हमारे पास एक होती है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं? लीनियर। लीनियर मतलब कि हाईएस्ट पावर क्या होगी? 1 होगी। नंबर ऑफ टर्म्स का कोई लेना देना नहीं है। तो नंबर ऑफ टर्म्स आप ऐसे भी लिख सकते हो x प्लस वाई प्लस जेड, आप ax प्लस बी भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, इन सब पे डिग्री क्या है? 1। ठीक, ये कौन सा है? लीनियर। इसके बाद आ जाते हैं बच्चों, अगर 2 टर्म्स होते हैं आपके पास, अगर 2 टर्म्स होंगे तो बताओ क्या नाम होगा उसका? बाइनोमियल। क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। एक एग्जांपल दो बाइनोमियल का। 2x plus 3y। 2x प्लस 3y, शाबाश। 2x स्क्वायर प्लस 3y भी बोल सकते थे, कुछ भी बोल सकते थे। 2 टर्म्स जब भी हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? बाइनोमियल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर मैं 2 डिग्री डाल दूं, अगर डिग्री में 2 हो जाए तो क्या नाम हो जाएगा उसका? 2x square plus 3y एग्जाम्पल नहीं, नाम क्या होगा? अपने नाम बताओ। क्या हो जाएगा नाम? क्वाड्रेटिक। क्या नाम होगा? क्वाड्रेटिक। इसका चैप्टर भी है आपका, चौथा चैप्टर क्वाड्रेटिक ही है। ठीक है, और एक चैप्टर और है तुम्हारी बुक में, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो लीनियर कौन सा है? लीनियर वाला। क्वाड्रेटिक कौन सा है? क्वाड्रेटिक वाला। ये दोनों समझ जाओगे तो चैप्टर भी समझ में आ जाएगा। क्वाड्रेटिक का एग्जांपल आप क्या दे रहे थे बेटा? 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। इसमें नंबर ऑफ टर्म से मतलब नहीं है, लेकिन हम पावर की अगर बात करेंगे तो पावर हाईएस्ट क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं बेटा, फिर हम बात करेंगे अगर हमारे पास 3 टर्म्स हो जाए, तो 3 टर्म्स हो जाएंगे तो क्या नाम हो जाएगा उसका? ट्राइनोमियल। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगर यहाँ पे 3 हो गया तो क्या बोल देंगे बेटा इसको? क्यूबिक। क्या बोल देंगे? क्यूबिक। हाईएस्ट पावर 3,
नंबर ऑफ टर्म्स कितने भी रख लो, लिख लो इसको फटाफट से। बेटा ध्यान दो, आप बड़ी छोटी सी बात बताऊंगा। सबसे पहले जनरल फॉर्म सभी का सीख लेते हैं, ठीक है? क्या सीख रहे हैं हम लोग? जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है? इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल, ठीक। तो हम क्या बोलेंगे बेटा? अगर मैं पहले वाले का बोलूंगा तो क्या हो जाएगा? ax प्लस b। ये किसका है? क्या है? ax प्लस b। और ये क्या होता है ग्राफ इसका? स्ट्रेट लाइन। कैसा ग्राफ होता है इसका? स्ट्रेट लाइन। और अगर मैं इसके ठीक है, बस अभी इतना ही। फिर आते हैं बेटा क्वाड्रेटिक पे। अब मुझे बताओ बच्चों कि ax प्लस b को अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई कर दूं, हाँ, अगर मैं ax प्लस b को मान लो बच्चों cx प्लस d से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ax प्लस b को cx प्लस d से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्वाड्रेटिक मिलेगा? लीनियर को लीनियर से मल्टीप्लाई करने में क्वाड्रेटिक मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ मिलेगा ना? हाँ इसका क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म देखो क्या होता है बेटा। मतलब आप समझो कि 2 लीनियर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जनरल फॉर्म क्या होता है? उस क्वाड्रेटिक में x का स्क्वायर होता है, उस क्वाड्रेटिक में x का टर्म भी होता है और एक कांस्टेंट भी होता है। ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर आते हैं क्यूबिक, जो कि तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, फिर भी देख लो। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होगी बेटा? क्यूब से। हाँ क्यूब के बाद क्या होगा? a बन जाएगा b और x स्क्वायर हो जाएगा, b बन जाएगा c, x हो जाएगा, फिर d। ये क्या है? क्यूबिक। आ रहा है समझ में? यस सर। लिख लो। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक हो गया, और ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d क्या हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है? डन सर। डन। अच्छा, अब जीरोस की बात करते हैं बेटा, जीरोस की बात करते हैं। तो जीरोस का मतलब क्या होता है? जीरोस का मतलब होता है कि पहले वाले केस में हम ax प्लस b को हम क्या बना देंगे? 0 बना देंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होती है बेटा? माइनस b अपॉन a आती है। तो कितने जीरो होते हैं? एक ही जीरो होता है। कितने जीरो होते हैं? एक ही जीरो होता है, ठीक है? अब आ जाते हैं बेटा क्वाड्रेटिक पे। ये किसका था? लीनियर का। फिर आते हैं क्वाड्रेटिक पे। तो क्वाड्रेटिक में देखो बेटा कितने जीरोस होंगे बताओ। अब मान लो ax प्लस b ऐसे 2 बार मल्टीप्लाई करके आया होगा, 2 बार मल्टीप्लाई करके आया होगा। तो 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करके अगर 0 आता है तो 2 अलग अलग नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे? ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है। तो क्वाड्रेटिक में कितने जीरोस निकल के आते हैं बेटा? 2 जीरोस निकल के आते हैं, और उन जीरोस की वैल्यू लिख दे रहा हूं मैं। जीरोस की वैल्यूज होती है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही इक्वेशन चल रही है, इसी से रिलेट करके लिखना। b इसी का है, c भी इसी का है, और a भी इसी का है। यह है पहला जीरो। दूसरा जीरो होता है माइनस बी माइनस अंडर रूट, ये जो लिखा है मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac सेम ऐसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाई 2a ऐसे ही रहेगा। ये क्या है? क्वाड्रेटिक के दोनों जीरोस, क्वाड्रेटिक के दोनों जीरोस। क्यूबिक की बात ही नहीं करनी है क्योंकि क्यूबिक हमारे कोर्स में ही नहीं है। तो 2 प्रकार के जीरोस होंगे आपके, एक ऐसे वाला और एक ऐसे वाला। क्लियर हो गई बात? यस सर। तो चलो अब चलते हैं चैप्टर की तरफ, देखते हैं चैप्टर में क्या क्या दिया है और उसको हम फिर निकलते जाते हैं।
ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, कोई पूछ लेगा आपसे तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि अगर डिग्री 1 है फटाफट से लिखते जाओ, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ये एग्जांपल्स हैं आपके सामने, फटाफट से लिख डालो बेटा, दिमाग में बैठ जाना चाहिए लीनियर पॉलिनोमियल क्या है। लिख लिया? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा? जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? तो हम बोलते हैं माइनस बी अपॉन ए। क्या होता है? माइनस बी अपॉन Okay. ठीक है, ये फिक्स होता है, यानी माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स। लिख दिया? Yes, sir. ओके। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है बेटा? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, इसको समझते हैं बेटा। ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब ये होता है बेटा कि मान लो आपके पास दो एक्सेस हैं, ये आपकी एक्स एक्सेस हो गई और ये आपकी वाई एक्सेस हो गई। ठीक है, तो मैंने कई बार बताया था कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, नाम में ही लीनियर छुपा है। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन। तो उसका ग्राफ कैसा हो सकता है बेटा? उसका ग्राफ हमारा एक स्ट्रेट लाइन होता है, मान लो ऐसे होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आपकी कैसे भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन आपकी ऐसे भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन आपकी ऐसे भी, स्ट्रेट लाइन बच्चों आपकी ऐसे भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन आपकी ऐसे भी हो सकती है, किसी भी प्रकार की स्ट्रेट लाइन हो सकती है। स्ट्रेट लाइन की तो बात है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है बेटा? ज्योमेट्रिकल मीनिंग में दो चीजें आती हैं कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कब टच करता है और ग्राफ वाई एक्सिस को कब टच करता है। ठीक है, ग्राफ एक्स एक्सिस को कब टच करता है? यहाँ पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, यहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, यहाँ पे ग्राफ सिर्फ वाई एक्सिस को टच कर रहा है, यहाँ पे ग्राफ वाई एक्सिस को टच कर रहा है। टच करना मतलब उस पर्टिकुलर लाइन पे ग्राफ जब टच करता है तो उस पॉइंट का नाम क्या होगा, उसको बोलते हैं ग्राफ वाई एक्सिस को कब टच कर रहा है। तो जब ग्राफ वाई एक्सिस को टच करता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। व्हेन ग्राफ टचेस एक्स वाई एक्सिस, व्हेन ग्राफ टचेस वाई एक्सिस। एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है बच्चों? व्हेन ग्राफ टचेस एक्स एक्सिस। ग्राफ जब एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो हम उसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, और जब वाई एक्सिस को टच करता है तो हम बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना कि बेटा जब मैंने बोला y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो जब मैं y को जीरो कर दूंगा, जब मैं y को जीरो कर दूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा? ए एक्स प्लस बी जीरो हो गया, तो x की वैल्यू क्या आएगी? मैंने बताया था आपको माइनस बी अपॉन, यानी ग्राफ जब y एक्सिस को टच कर रहा है तो क्या है वो पॉइंट? माइनस बी अपॉन ए कॉमा, क्या है वो पॉइंट? माइनस बी अपॉन ए कॉमा जीरो। कब? सिर्फ स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूं, सिर्फ स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूं। क्या होगा ग्राफ? माइनस बी अपॉन ए कॉमा जीरो। ग्राफ जब वाई एक्सिस को टच करता है यानी वाई इंटरसेप्ट, तो वाई इंटरसेप्ट के केस में क्या होता है बेटा? एक्स की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो यहाँ पे हमने एक्स को जीरो रख दिया, तो वाई इज इक्वल टू ए इंटू जीरो प्लस बी, तो y की वैल्यू क्या हो गई? b। तो दूसरा पॉइंट निकल के आता है 0, b।
दो पॉइंट तुरंत निकलते हैं। पहला क्या है, माइनस बी अपॉन ए कॉमा 0, दूसरा है 0 कॉमा बी। इसको लिख लो। Yes, sir. कोई घूमा तो नहीं अभी तक? अब ध्यान से देखना बेटा, एक एग्जांपल लेते हैं। हमने बोला y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, और इसका ग्राफ देखते हैं बेटा किस तरीके से बनता है। ठीक, तो हमने किसका ग्राफ बनाना है बेटा, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ध्यान से देखो बच्चों ग्राफ को, ठीक है। लाइन दिख रही है रेड कलर में? Yes, sir. ये ग्राफ देखो बेटा, एक्स एक्सिस को कहां पे टच करता है, पहले उस पॉइंट को देखते हैं। 4 ले लेते हैं, 2x प्लस 4 ले लेते हैं ताकि थोड़ी सी आसानी हो जाए हमें। ठीक है, क्या ले लेंगे, 2x प्लस 4 ले लेते हैं, कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। देखो बेटा ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कहां पे टच कर रहा है, कहां पे टच कर रहा है बेटा, -2 पे, -2 पॉइंट, -2, 0। अगर सही में देखोगे तो पॉइंट क्या है, -2, 0। पर -2, 0 आया कैसे, तो माइनस बी अपॉन ए करके देखो, इसमें बी की वैल्यू क्या है, 0. 4 है बेटा। देखो ax प्लस बी होता है ना, ग्राफ क्या होता है तुम्हारा, लीनियर। अभी क्या बताया था, देखो अपनी नोटबुक में, ax प्लस बी बोला था कि नहीं बोला था? हाँ. बी की वैल्यू क्या है, 4. ए की वैल्यू क्या है, 3. ए की वैल्यू 2. तो -4/2 करो, कितना आएगा, -2. देखो ग्राफ -2, 0 पे टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ. ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब ये हो गया कि उस पर्टिकुलर लाइन का जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो एक्स एक्सिस पे वो -2, 0 पे टच करेगा। ठीक है, Yes, sir. अच्छा y एक्सिस का पॉइंट क्या था, 0, b। b क्या है इस केस में, 4. 4। और देखो पॉइंट, देखो कहाँ टच कर रहा है, y एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है, b पॉइंट पे टच कर रहा है। हाँ. और b पॉइंट है क्या, b पॉइंट है क्या, ये कितनी डिस्टेंस पे है, 4 डिस्टेंस पे है, 0, 4 है कि नहीं है। और ये पॉइंट क्या आया, ये आया बेटा -b अपॉन ए कॉमा, और ये पॉइंट क्या आया 0, b। चाहे तो करके देख लो, चाहे तो वैल्यू डाल के देख लो। इस ग्राफ क्या था हमारा, 2x प्लस 4। तो a की वैल्यू क्या है इसमें, 2, b की वैल्यू क्या है इसमें, 4, क्योंकि ग्राफ हमारा क्या होता है, ax प्लस b। आ रहा है समझ में? ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया कि वो एक स्ट्रेट लाइन है और उस स्ट्रेट लाइन पे दो इंटरसेप्ट होते हैं, एक y इंटरसेप्ट होता है जो नीचे से ऊपर है और एक x इंटरसेप्ट होता है जो ऐसे है। x इंटरसेप्ट क्या है कि ग्राफ आपका ओरिजिन से कितनी दूरी पीछे आ गया या आगे चला गया, ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस बताई जा रही है। तो क्या है ओरिजिन से डिस्टेंस, -2, 0। कैसे आया, -b अपॉन ए, 0। और y इंटरसेप्ट क्या आता है, 0, b। इसी को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग। समझ गए? इसमें बस स्ट्रेट लाइन दी जाती है। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो बच्चों, ये क्या है आपका स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसमें पॉइंट क्या आया, -3/2, 0। क्यों, क्योंकि 2x प्लस 3 था, तो -3/2। और अगर y एक्सिस पे कहाँ टच करेगा तो 0, 3। देखो दूसरा पॉइंट क्या था,
2x+3 में दूसरा पॉइंट क्या था 0, b, तो इसमें क्या आया 0, 3, 2 पॉइंट मिल जाए ज्वाइन कर दो ग्राफ बन जाता है, 2 पॉइंट मिल जाए ज्वाइन कर दो ग्राफ बन जाता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा ग्राफ बेटा। जो दूसरा ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक का, वो ग्राफ देखो क्या होता है, वो क्वाड्रेटिक की इक्वेशन होती है ax² + bx + c। तो जब हम इसको y वर्सेस ग्राफ बनाते हैं तो एक ग्राफ बनता है पैराबोला। क्या बनता है बेटा? पैराबोला। बेटा पैराबोला की खास बात क्या होती है, देखो पैराबोला कई प्रकार का हो सकता है बेटा। एक पैराबोला आपका हो सकता है ऐसे, ठीक है, सारे प्रकार के पैराबोला बना रहा हूं बेटा। एक पैराबोला बन सकता है बेटा आपका ऐसे, और एक पैराबोला आपका बन सकता है ऐसे। तीनों प्रकार के पैराबोला में डिफरेंस देखो बेटा। डिफरेंस ये है कि इस वाले पैराबोला ने एक्स एक्सिस को 2 बार छुआ। कितनी बार छुआ? 2 बार। इस वाले पैराबोला ने 1 बार भी नहीं छुआ, और इस वाले पैराबोला ने एक ही जगह पे छुआ। तो जब ये एक्स एक्सिस को छू रहा है उसी को हम बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जब ये एक्स एक्सिस को टच करता है तो उसी को हम जीरोस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उस एक्स की वैल्यू पे वाई कितना हो गया, ये वाई की वैल्यू है ना, वाई कितना हो गया इस पे एक्स एक्सिस पे 0 हो गया। और हमने क्या लिखा था, y = ax² + bx + c, यही लिखा था। तो मैंने बोला था इसमें 2 लीनियर हैं, 2 लीनियर से 2 आपके जीरोस निकलते, वो दोनों जीरोस यही हैं। पर कभी कभी ग्राफ आपका उठ भी जाता है। तो ऐसे केस में कितने सोल्यूशन मिलते हैं? 2 यूनिक सोल्यूशन। कितने सोल्यूशन मिलते हैं? 2 यूनिक। ऐसे केस में कितने सोल्यूशन मिलते हैं? नो सोल्यूशन। और ऐसे केस में कितने मिलते हैं? 1 सोल्यूशन। लेकिन असल में क्या है बेटा, असल में 2 सोल्यूशन है पर दोनों इक्वल हैं। देखो इस ग्राफ को अगर मैं धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाऊं तो ये दोनों पॉइंट्स पास होते जाएंगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये इससे टच कर जाएगा तो दोनों पॉइंट्स कोइंसाइड कर जाएंगे, तो उस केस में ग्राफ ऐसा बन जाए। तो इसमें भी हैं तो 2 ही सोल्यूशन, लेकिन दोनों इक्वल है। मिसाल के तौर पे आपको समझाता हूं कि अगर मैंने बोला बेटा x - 1 × x - 1, तो क्या होता है ये x - 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x² - 2x + 1। ये क्या है अपने आप में? क्वाड्रेटिक है, देखो। और इस क्वाड्रेटिक के कितने रूट हैं? 2 रूट है। दोनों रूट क्या है? 1। तो इक्वल रूट्स हो गए। रूट्स जब मैं बोलता हूं, जब मैं शब्द रूट्स बोलता हूं, या मैं जब शब्द सोल्यूशन बोलता हूं, या फिर जब मैं इसका जीरोस बोलता हूं, तो तीनों बातें एक ही हैं। या फिर हम इसको एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं। चाहे मैं रूट्स ऑफ द ग्राफ बोल दूं, चाहे सोल्यूशन ऑफ द ग्राफ बोल दूं, चाहे जीरोस बोल दूं, चाहे एक्स इंटरसेप्ट बोल दूं, सबकी वैल्यू बराबर है। सबकी वैल्यू क्या है? बराबर है, एक ही बात है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो यही 3 प्रकार के पैराबोला हो सकते हैं, और 3 प्रकार के इसी को पलट दो। ये जो ऐसे गए हैं ये आपके ऐसे भी हो सकते हैं, ये आपके ऐसे भी हो सकते हैं, और ये आपके ऐसे भी हो सकते हैं। पलट दिए तो 2 रूट, एक भी रूट नहीं है, सिंगल कॉमन रूट। पर हम ऐसा वाला नहीं पढ़ेंगे, हम ऐसा वाला ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो जीरोस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ में आ गया। तो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार टच करता है वो ये बताता है कि कितने सोल्यूशन हैं। ठीक है, पहली एक्सरसाइज इसी पे डिपेंडेंट है। आपको बताना है बेटा कितने जीरोस हैं। पहला सवाल ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पे। ग्राफ देख के जीरोस बताने बेटा।
बताओ बेटा, पहले वाले ग्राफ में कितने जीरोस हैं? No zeros. कोई जीरो नहीं है, नो जीरोस, क्योंकि ग्राफ ने एक्स एक्सिस को टच ही नहीं किया। इसमें कितने जीरोस हैं? 1. 1 जीरो है, क्योंकि ग्राफ ने एक बार एक्सिस को टच किया। इसमें कितने जीरो हैं? 2. 3 है बेटा, 1 2 3। ग्राफ ने एक्स एक्सिस को 3 बार टच किया। 3 बार टच किया मतलब 3 बार y की वैल्यू 0 हुई। ऐसे 3 x मिल रहे हैं हमें जिसपे इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो इसको बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल मीनिंग। इसमें कितने जीरो हैं? 2. इसमें कितने जीरो हैं? 4. 1 2 3 और 4। इसमें कितने जीरो हैं? 5. 3 है बेटा, 1 2 3। ठीक है, अच्छा. जब ग्राफ टच कर रहा है बस उसी को काउंट करना है। आप क्लियर हो रहा है? हो गया ना? इसके बाद है बेटा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स में बेटा सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या देखेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है? ax प्लस बी। जब मैं इसको 0 रखूंगा तो x की वैल्यू क्या होगी? माइनस बी अपॉन ए। तो अगर मैं बोल दूं सम ऑफ जीरोस क्या हो गया बेटा? माइनस बी अपॉन, बस इतना ही एक रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सम ऑफ जीरोस क्या बन जाता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, नहीं सॉरी, माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है। क्वाड्रेटिक पे आ जाए अब। Okay. ये इतना ही रिलेशनशिप है, क्वाड्रेटिक पे आ जाते हैं बच्चों। क्वाड्रेटिक का लिख लो बेटा। पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस ही निकालते हैं हम लोग। क्या निकालते हैं? जीरोस निकालते हैं। थोड़ा स्पीड में निकालूंगा, ध्यान देते रहना। ठीक है, जनरल फॉर्म क्या होता है बच्चों? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 कर दिया मैंने, क्योंकि मुझे क्या निकालना है? 0 ही तो निकालना है। तो जनरल फॉर्म को मैंने 0 कर दिया। ठीक है, ध्यान से देखना, मैंने पहले स्टेप में डिवाइड बाई 0 किया, सॉरी डिवाइड बाई ए कर दिया। तो मेरे पास इक्वेशन हो गई बेटा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? मैंने पहले स्टेप में क्या किया? डिवाइड बाई ए कर दिया। अगले स्टेप में मैं बेटा सी बाई ए को उधर लेके चला गया, तो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। अगले स्टेप में मैंने लिखा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स। अब बेटा क्या होता है कि जो मुझे इधर होल स्क्वायर बनाना है, इधर क्या बनाना है? होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर की जो आइडेंटिटी होती है क्या होती है बेटा? वो होती है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होती है। इसमें से एक का स्क्वायर तो मुझे मिला हुआ है, 2 है इसमें? 2 नहीं है। a है, a के रूप में कुछ दिया हुआ है, b के रूप में, a के रूप में x दिया हुआ है, b के रूप में अभी उतना साफ साफ नहीं है। तो मुझे इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। तो देखो मैनिपुलेशन करते कैसे हैं? मैनिपुलेशन मतलब अपने हिसाब से कन्वीनियंट से चीज़ों को इस्तेमाल करना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखा मैंने,
2 लिखा है, इसमें 2 है नहीं है, तो मैंने डिनोमिनेटर में भी 2 लिख दिया, क्योंकि 2/2 कितना होता है 1। मैंने अभी कोई फेरबदल नहीं किया उसमें, अभी मैंने कोई फेरबदल नहीं किया, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया। फिर यहाँ पे a की जगह पे मैंने लिख दिया x, x है यहाँ पे, x है। b की जगह पे मैंने लिख दिया b/2 है, तो इसको मैंने एक साथ लिख दिया, इसको मैंने एक साथ लिख दिया। तो अब ये x² + 2ab का फॉर्म हो गया, देखो हुआ कि नहीं हुआ, x² + 2ab। इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो देखो bx/a है कि नहीं है, तो bx/a को मैंने 2 × x × b/2a लिख दिया। अब ये किसका फॉर्म हो गया, x² + 2 × x × a, तो a का अगर a है तो इसका स्क्वायर भी होना चाहिए। पर बोलोगे सर आप अपनी मर्जी से स्क्वायर कैसे ऐड कर सकते हो, तो मैंने बोला अगर इधर ऐड कर रहा हूं तो उधर भी ऐड करूंगा, ये तो कर सकता हूं इक्वेशन के दोनों तरफ, ये तो कैंसिल हो जाएंगे ना आपस में, 0 ही तो होगा एक प्रकार से। ये बात नहीं आई समझ में? हाँ देखो बेटा, ये तराजू है, यहाँ पे मान लो 2 किलो है और यहाँ पे मान लो 2 किलो आम है, तो यहाँ पे जैसे ही 1 किलो रखूंगा यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा, तभी तो बराबर होगा। तो यहाँ b/2a² किया तो उधर भी b/2a² करूंगा, तो ये हो जाएगा -c/a, तो था ही, ये तो था ही। यहाँ पे हो जाएगा बेटा x + b/2a का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा बेटा एलसीएम ले लेंगे दोनों का, ये हो जाएगा 4a² और ऊपर आएगा b² - 4ac। b² यहाँ से आएगा, नीचे 4a² हो गया, एलसीएम ले लिया तो 4a², ये 4a² c से मल्टीप्लाई होगा, b² - 4ac। टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड, तो हम बोलेंगे x + b/2a = प्लस माइनस, 2 प्लस माइनस हो जाएंगे, √b² - 4ac / 2a। तो x की वैल्यू आएगी, ये b/2a उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ये हैं दोनों रूट्स जो मैंने लिखवाए थे आपको, ये डेरिवेशन है इसकी, समझ लेते हो अच्छी बात है, नहीं समझ पाते हो दोबारा वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगी, फिर भी नहीं समझ में आती तो पूछ लेना, ठीक है, मैं बता दूंगा अगली क्लास में। तो 2 रूट्स निकल के आए, एक क्या निकल के आएगा -b प्लस √b² - 4ac/2a, और दूसरा रूट निकल के आया x2 = -b - √b² - 4ac/2a। इसको पक्का याद कर लेना, तभी अगली क्लास समझ में आएगी, ठीक है। तो आज की क्लास में यही खत्म करता हूँ, उम्मीद करता हूँ मेरे यूट्यूबर्स भाइयों बहनों को भी, जिनको भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में बांटें और अपनी मैथ्स को और अच्छा करें। इसी तरीके से आज की क्लास यहीं खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।